हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का ये जो लेक्चर है, अगर मैं ये कहूँ अपनी 2D का बिल्कुल आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हमारा एक आखिरी टॉपिक हाइपरबोला, 2 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी है, शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं, आज इसका फाइनली द एंड होने जा रहा है। इस टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक, ध्यान से चीज़ें समझेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले हाइपरबोला, मैं डेफिनेशन पढ़ने से पहले बताऊं, पैराबोला में क्या था कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट इज नॉन एज फोकस एंड द फिक्स लाइन नॉन एज डायरेक्ट्रिक्स एंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड पैराबोला। इसमें ये दोनों डिस्टेंस क्या थी? इक्वल थी। मतलब ये था कि पैराबोला में जो PF डिस्टेंस है वो और PM ये दोनों इक्वल थी, यानी इनका रेशियो क्या था? 1 है, जिसे हमने एसेंट्रिसिटी E नाम दिया, E = 1। इलिप्स में क्या हुआ? इलिप्स में ये PF जो लेंथ है वो PM से कम हो गई, तो आपका ये जो सिस्टम है ऐसे मुड़ गया और इलिप्स बन गया, तब आपका जो रेशियो है वो लेस देन 1 होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जब डिस्टेंस PF ग्रेटर देन PM, तो आपका जो कर्व होगा वो कैसा बनेगा? ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही नहीं, ऐसे 2 लूप मिलेंगे आपको, और देख यहां पर रेशियो जो होगा वो क्या होगा? E ग्रेटर देन। ओके, और देन द कर्व इज सेड टू बी हाइपरबोला। अब आ जाओ डेफिनेशन पर। हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। एक एक बात नोट करेंगे आप। हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव सच दैट द फिक्स्ड रेशियो दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी of its distance from a fixed point, and the fixed point is called focus, and perpendicular distance of it from, या ज्यादा बेहतर रहेगा, and its perpendicular distance from a fixed line, and the line is said to be directrix, is always greater than 1. Always greater than 1. Then the curve is said to be hyperbola. Hyperbola कैसा होगा? जिसमें ये आपका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है F, और ये आपकी फिक्स लाइन है Z'। ओके, और इस पॉइंट P की बात करूं, x, y, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। एसेंट्रिसिटी PF/PM is greater than 1. It means PF is greater than PM. PF is greater than PM. और अब आपको 2 लूप मिलेंगे, पैराबोला की तरह 2 लूप मिलेंगे, जिसको मैं आगे शो करूंगा, और हम बात करेंगे सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन की। क्यों? ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर्कल की भी शुरुआत ज्यादातर जो कंसेप्ट है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से समझे, हाइपरबोला में भी स्टैंडर्ड से ही समझे, इलिप्स में भी स्टैंडर्ड से, इसमें पैराबोला में भी स्टैंडर्ड इक्वेशन y² = 4ax को लेकर के ही हमने सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। सेम ऐसे हाइपरबोला में भी स्टैंडर्ड कंसेप्ट ही अपन यूज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने आपके सामने एक हाइपरबोला बनाया है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमें लिखना होता है। सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन थी x² / a² + y² / b² = 1।
यहां पर उस इक्वेशन में माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, फिर देखिए एलिप्स की इक्वेशन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां पर ई स्क्वायर माइनस 1। एलिप्स के लिए ई लेस देन 1 था, हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन 1। एलिप्स के लिए क्या था, वो ओरिजिन के चारों ओर इस तरीके से बन रहा था, इसका आधी लूप उधर फैल जाएगी, आधी लूप इधर फैल जाएगी। अब इसको समझ लीजिए पूरी स्ट्रक्चर को। दोनों पैराबोला से इसका जो है ये कर्व है थोड़ा ज्यादा फैला हुआ होता है इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब समझोगे ध्यान से, ये सेंटर ओरिजिन, ओके, एक लूप इस साइड में बनाई है, एक लूप इस साइड में बनाई है, ठीक है। ये फोकस, सारी बातें वैसी वैसी। फोकस के कोऑर्डिनेट AE,0, F2 के कोऑर्डिनेट माइनस AE,0, ठीक है, AE,0 और माइनस AE,0। थोड़ा सा एक बार कैमरे की सेटिंग में गड़बड़ है, मैं इसको सही करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, समझ लीजिए हर बात को। AE,0 और इधर माइनस AE,0। अब देखिए E A से ज्यादा है और 1 से ज्यादा है, E इज ग्रेटर देन 1, देन AE इज ग्रेटर देन, देखो क्या कह रहा हूं मैं, E इज ग्रेटर देन 1, देन AE इज ग्रेटर देन A, दोनों साइड ए से। तो ये A यहीं रह गया, देखो वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स और दूसरा वर्टेक्स, A,0 और माइनस A,0, ये AE,0 और इधर माइनस, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके आती है बात कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन याद करें, आपने क्या कहा, x इज इक्वल टू A अपॉन E। अब यहां पर E जो है वो ग्रेटर देन 1 है, E ग्रेटर देन 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल E की वैल्यू 2 हो गई मान लो, तो सीधी सी बात है कि यहां पर A अपॉन E जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन A हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये पर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। क्यों लेस देन 1, लेस देन A क्यों, क्योंकि E की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और 1 से ज्यादा किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे A को तो वो क्या होगा, उससे कम हो जाएगा। तो ये AE इसके पीछे आ जाएगा। तो ध्यान इतना सा रखना है। इस बार देखो पहले क्या था, A के इधर तो क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स, और इस साइड में क्या थी, फोकस। अब फोकस इस साइड में, डायरेक्ट्रिक्स इस साइड। सेम जैसे पॉजिटिव साइड में है वैसे नेगेटिव साइड में। अच्छा, पॉइंट B यहाँ y एक्सिस पर होता है, ये 0, B 0, माइनस B, ठीक है। अच्छा, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो इसके पैरेलल लाइन जितनी भी होंगी उनकी इक्वेशन, तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स की पहली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू A अपॉन E। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी x इक्वल टू AE। इधर देखो इक्वेशन x इक्वल टू माइनस AE, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस A अपॉन E, ठीक है। तो फटाफट ये सारी बातें हम लिख देंगे। देखो जी, क्या सबसे पहले बात कर रहा हूं ट्रांसवर्सल एक्सिस। ट्रांसवर्सल एक्सिस कौन सी होती है, जो फोकस, ध्यान देना, या मैं कहूं कि जो इसमें फोकस और वर्टिसेस से होकर के जो जाती है उसे हम ट्रांसवर्सल एक्सिस कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल एक्सिस कौन सी हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, एक्स से एक्स डैश, और उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस a डैश इक्वल टू 2a, a इधर और a इधर, 2a होगी, ओके। कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस किसको कहेंगे, जो ट्रांसवर्सल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी y एक्सिस होगी, ठीक है, y डैश। इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस b डैश इक्वल टू 2b। तो जहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहा जाता था ना,
वहां अब नाम क्या आएंगे, ट्रांसवर्सल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वही बात कि दोनों एक्सिस को एक साथ कंबाइंड रूप में क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ओके, फोकस F1 AE, 0, F2 -AE, 0। डायरेक्ट्रिक्स Z1 डैश, डायरेक्ट्रिक्स Z1 डैश क्या हो गई, x इज इक्वल टू A/E, और Z2 डैश ये क्या हो गई, x इज इक्वल टू -A/E। वर्टिसेज A, 0 और A डैश -A, 0। सारी बातें वो की वो है। लेटस रेक्टम हो गए। पहली बात तो उसकी लेंथ बताओ, L1 डैश, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू AE, और L2 डैश, इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू -AE। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम वैसे ही L1 डैश बोलो, चाहे L2 डैश बोलो, मैं एक साथ L डैश बोल रहा हूं, 2B² और फोकल प्रॉपर्टी इलिप्स में क्या था कि इलिप्स पर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमेशा 2a के इक्वल होता है। यहां पर मैं कहूंगा कि फोकस से जो डिस्टेंसेज है PF1 -PF2, दोनों डिस्टेंसेज का जो डिफरेंस है, मोड़ ले रहा हूं क्योंकि डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं लेना, वो क्या होता है, इसकी जो ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ है उसके इक्वल होता है। बन गया एलो इलिप्स। इसमें हाइपरबोला में तो कुछ ज्यादा चीजें है ही नहीं, इसीलिए ये टॉपिक काम, बाकी सारी बातें वो की वो होंगी। हाइपरबोला में भी वही सारी चीजें, टेंजेंट वेंजेंट सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट ऑलरेडी हमने इतना टाइम दिया है किसके, सर्कल पर, पैराबोला पर, वो सारा इसलिए ताकि इन टॉपिक्स में उन बातों पर ज्यादा फोकस न करना पड़े। जैसे इसमें पोल, पोलर सब आ सकते हैं, बट उनकी इक्वेशन जो है वो पीछे जहां हमने सर्कल और पैराबोला के लिए सारी बातें की हैं, वैसे ही हाइपरबोला और इलिप्स के लिए भी कर सकते हैं। टेंजेंसी की कंडीशन, इंटरसेक्शन, सारी बातें कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे जिसमें एक लाइन है, एक इलिप्स है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, ये सारे हमने किए। ओके, चलिए जी, मैं दो नए नाम यहां पर आपके पास में, एक तो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, जैसे हमारा हाइपरबोला है x² अपॉन a² -y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहां कहूं कि a इज इक्वल टू b हो गया। अच्छा, एक चीज रह गई भाई, असेंट्रिसिटी फाइंड आउट नहीं की हमने यहां पर। असेंट्रिसिटी E यहां से करेंगे आप जब कैलकुलेशन करेंगे, ये देखो, ये कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको मिलेगा √a² प्लस b² अपॉन a। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपको मिल जाएगा e इज इक्वल टू √। क्यों, देखो a² माइनस का होगा, उधर जाएगा प्लस का, तो a² प्लस b² अपॉन a², फिर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ आप वापस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसे कहते हैं, जिसमें a और b इक्वल हो, और a और b के इक्वल होने का मतलब इक्वेशन क्या बन गई, पहले तो x² -y² इज इक्वल टू a²। ध्यान दीजिए, अगर इलिप्स में ऐसा हो जाए a इक्वल टू b, तो क्या होता है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a², जो कि सर्कल बन जाएगा। इलिप्स में अगर a इक्वल टू b होता है तो इक्वेशन आ जाती है x² प्लस y² इक्वल टू a², सर्कल की इक्वेशन। बट हाइपरबोला में अगर a और b इक्वल हो गए तो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अगर एसेंट्रिसिटी की बात करें अपन, E इज इक्वल टू, तो वो क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर फिक्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो फिक्स, a² प्लस b² को भी रिप्लेस कर दूंगा a² से, और नीचे a है तो ये हो गया 2a², यानी √2a, और अपॉन a कैंसिल आउट, तो E इक्वल टू क्या आ गए, √2। ये खास बात है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू फिक्स कितनी, √2। ओके, नाउ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अभी मैंने हाइपरबोला ऐसे बनाया था, अगर इस हाइपरबोला को पलट दिया जाए, ऐसे बन जाए, तो ये क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट है।
तो देखिए अभी आपका इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ट्रांसवर्सल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए तो बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। लेकिन इक्वेशन क्या हो जाएगा अब, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जैसे ये बना, इसके लिए सारी बातें वैसे की वैसी हो जाएंगी, जैसे इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, बी और बी डैश हो जाएंगे, 0, बी और 0, माइनस बी। इसकी फोकस क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी 0, BE और F2 क्या हो जाएगी 0, माइनस BE। इसके लिए लैटिस सेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू BE और दूसरी y इक्वल टू माइनस B। ये सारी बातें हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स दो आएंगी, दोनों की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओरिजिन तो बीच में रह गया, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन y इक्वल टू बी अपॉन ई और y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम जहां 2b स्क्वायर अपॉन ए आ रहा था वहां क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी, सब कुछ पलट जाएगा। ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जो हाइपरबोला आपने पहले पढ़ा उसका कॉन्जुगेट ये है, ठीक है। तो सारी बातें ध्यान रखते हुए मैं अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूं, कोई ज्यादा तनाव नहीं लेना है। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द एक्सेस, वर्टिसेज, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, मैं सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं। ओके, चलिए जी, हाइपरबोला का इक्वेशन आपको देखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबसे पहले तो इसे चेंज करो, कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ध्यान दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 को लिख दिया मैंने रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसे ये हुआ अब पता चल गया आपको a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू रूट 2। अब देखो जवाब, सबसे पहले एक्सेस, एक्सेस कौन कौन सी, एक तो ट्रांसवर्सल, यही है ट्रांसवर्सल एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस कौन सी होगी, एक्स से एक्स डैश, मतलब इक्वेशन y इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्सेस जिसे आप a डैश से लिखते हैं वो आती है 2a, यानी 2 इंटू 2 यानी 4 यूनिट्स। ओके, सेकेंड कॉन्जुगेट एक्सेस, कॉन्जुगेट एक्सेस कौन सी होगी, y डैश, इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0 और उसकी लेंथ b डैश इक्वल टू 2b, तो 2 रूट 2 यूनिट्स। और क्या पूछा है, फोकस F1 क्या होता है, AE, 0। इससे पहले अपने को एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a, ये हो गया रूट a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन a यानी 2, तो ये कितना हो गया 6 रूट 6 बाई 2, अच्छा रूट 3 इंटू रूट 2 लिख दे इसको, तो ये हो जाएगा रूट 3 बाई 2, ये एसेंट्रिसिटी आ गई। तो थर्ड अगला पॉइंट फोकस F1, ठीक है, F1 क्या होता है AE, 0, AE, 0 यानी हो गया A कितना है 2 है, ज्यादा बेहतर रहेगा ये वैल्यू रखें आप, रूट 6 बाई 2, तो रूट 6, 0 और F2 माइनस AE, 0 तो माइनस रूट 6, 0।
ठीक, डायरेक्ट्रिक्स Z1 Z1 डैश और दूसरी Z2 Z2 डैश। ये होती है x इज इक्वल टू a अपॉन ई। अब a की वैल्यू है 2, ध्यान दे a की वैल्यू है 2 अपॉन √6/2, तो 4/√6 हो जाएगा क्या, 4/√6। ठीक है, तो इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिखो ना, a की वैल्यू कितनी रखो 2 अपॉन √3/2, ज्यादा बेहतर रहेगा 2√2/3 x इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू -2√2/3 आ गया। और क्या पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेज। वर्टिसेज क्या होते हैं, जो आपके ट्रांसवर्सल एक्सिस आई है उसके एंड पॉइंट्स, a,0 यानी 2,0 और a डैश -2,0। ये लीजिए भाई, सारी बातें बता सकते हैं अपन सिर्फ इक्वेशन देख करके, सारी बातें। ओके, लेटेस्ट सेक्टम नहीं पूछता तो हम बता देते। लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन तो क्या होती है, x इक्वल टू ए ही होती है, ठीक है, और ए ही हमारे पास में है √6, तो एक तो आ जाती है x इक्वल टू √6, एक आ जाती है x इक्वल टू -√6। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b² अपॉन a, तो 2b² इन 2 × 2 अपॉन 2 आ जाती है यूनिट, ठीक है, √b² √2 का स्क्वायर 2, तो और अपॉन a की वैल्यू 2 है, तो कैंसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट कर लो ये चीजें, पॉज करके आराम से नोट करें और फिर आगे क्वेश्चन देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला हुज फोकस आर ±4,0। फोकस आर ±4, इसका मतलब f1 और f2 गिवन है, एक तो है 4,0 और एक है -4,0 एंड एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 8। फोकस देने का मतलब ये हुआ कि आपको पता चल गया कि AE इक्वल टू कितना है, 4 है। A इक्वल टू क्या है, 4 है। अच्छा जी, अब एसेंट्रिसिटी क्या होता है, यहां से √b² -a² अपॉन a² + b² होता है ना इसमें, तो √a² + b² अपॉन a इज इक्वल टू 8। ये एसेंट्रिसिटी भी, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर ध्यान दें तो यहां से a मिल गया अपने को, a इक्वल टू 4/e, तो ये हो गया 4/8, 1/2 हो गया। a इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। a इक्वल टू 1/2, तो पुट करो भाई, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है, प्लस b² अपॉन 1/2 इक्वल टू 8। ये 1/2 उधर भेजो तो 4 हो जाएंगे, तो √1/4 + b² इज इक्वल टू 4। कैसे, 1/2 × 8। अच्छा, ये हटाया तो 16 हो गया इधर। अब बताओ b² इज इक्वल टू 16 - 1/4, 63/4। ध्यान देना, हाँ जी, तो b इक्वल टू क्या आ गया, ये b² है ना, b² इज इक्वल टू 63/4। अच्छा, a² कितना आ गया, a² इज इक्वल टू 1/4। दोनों कैलकुलेशन होगी a² b² की। नाउ इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, x² अपॉन a² -y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो देखो एक काम करें, ये 4 ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, और फिर उधर भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x² -y² अपॉन 4 इज इक्वल टू y² अपॉन 63। कैलकुलेशन आप करेंगे फटाफट, इक्वल टू 1/4।
ठीक है, ऐसे आप छोड़ सकते हैं। छापो फटाफट, सारे डेटा मिल जाएंगे आपको। चाहो तो इसको 63 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करके थोड़ा बड़ा सा इक्वेशन बना दो, अदरवाइज ये है ही बस, और क्या है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला हुज फोकस इज 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स इज, देखो इस बार डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। मतलब ये सिचुएशन है कि एक हाइपरबोला के लिए फोकस तो क्या है, f 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है z z डैश। एक ही डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है z, क्या है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ये आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और वो भी कौन से फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉर्म में। ध्यान से देखो, देखिए नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो इस लाइन की के लिए अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कि हमें हाइपर, अच्छा एसेंट्रिसिटी भी दे रखी है, एसेंट्रिसिटी E इक्वल टू 5/4। ये डेटा आपको दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सोचो कि ये तो लाइन होगी जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। ये आपका फोकस है 0 0, एक पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y ले ली। डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये जो PM लेंथ और PF लेंथ का रेशियो E के इक्वल होता है, और इसी पॉइंट P का लोकस जो है वो क्या होता है, हाइपरबोला होता है। तो क्या मैं आसानी से ये कह सकता हूं कि PF अपॉन PM इज इक्वल टू E। मैं बात कर रहा हूं शुरू की डेफिनेशन से, याद करो, और E गिवन है कितना, 5/4। तो क्या यहां से आपको 4PF इज इक्वल टू 5PM मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब PF कैसे फाइंड आउट करोगे, पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम अदर पॉइंट, या ये कहूं कि ये ओरिजिन ही तो है, ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, √x² प्लस y²। तो 4 √x² प्लस y² इक्वल टू 5 PM, पॉइंट P की M से डिस्टेंस, पॉइंट P की M तक की डिस्टेंस, यानी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद करो कैसे फाइंड आउट करते थे, लाइन के इक्वेशन में कोऑर्डिनेट पुट कर दो, तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p, प्लस p है ना, सामने है ना p, अपॉन √a² प्लस b², यानी cos² अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये 1 हो गया। कितना आसान काम हो गया, देखो इस बार फोकस ओरिजिन दे दिया, तो यहां पर भी x माइनस a y माइनस b वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमने क्वेश्चन डेफिनेशन से सॉल्व करना शुरू किया। देखो, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P फॉर विच रेशियो फ्रॉम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड लाइन z z डैश इज गिवन 5/4। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस का रेशियो। याद आ गया। अब बताओ, ये तो 1 हो गया कि नीचे वाला, तो cos² अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 x² प्लस y², ये 5 का 25। अब इसको ओपन करूं, ओपन करूंगा तो क्या होगा, कैसे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p और इसका होल स्क्वायर। जब आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ऐसे ही लिखी हुई है, तो यही आंसर छोड़ रखा है बस, और क्या। ठीक है, 16 x² प्लस y² इक्वल टू 25 x cos अल्फा। ये cos अल्फा ये न दे करके कोई लाइन ऐसे दे देता, लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5, तब तो आप क्या करते, पूरी कैलकुलेशन करते, x² के टर्म को एक जगह करते, y² के टर्म्स को एक जगह करते, xy के टर्म्स को एक जगह करते, xy मतलब वही ऐसी इक्वेशन बनती, कैसे, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी वही याद कीजिए सेकेंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, और वहां पर जो एच स्क्वायर हमेशा ए बी से बड़ा आता है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी किसकी कंडीशन होती है? पैराबोला की। एच स्क्वायर लेस देन ए बी कंडीशन होती है किसकी? इलिप्स की। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी कंडीशन होती है हाइपरबोला की। लेकिन उसके लिए उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो पेयर ऑफ लाइन बन जाएगा। सारी बातें लिंक हो रही हैं एक दूसरे से। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं और ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। If E1 and E2 are the eccentricities of a hyperbola and its conjugate hyperbola, किसके? हाइपरबोला और इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की क्या है? एसेंट्रिसिटीज। then prove that 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to 1। ये आपको प्रूव करना है और ये इस रिजल्ट हमें याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो कैसे करूं? सोचो, शुरुआत करते हैं। कैसे करें शुरुआत? क्या आप बता सकते हैं मुझे कि एक हाइपरबोला अगर मैंने ये लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसकी एसेंट्रिसिटी जिसे हमने E1 कहा है वो क्या आएगी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। और अगर इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ले लिया जाए, कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तब इसकी एसेंट्रिसिटी E2, बस ए और बी को रिप्लेस कर अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। नाउ ई स्क्वायर, पहले तो बताओ ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से 1 अपॉन ई स्क्वायर बताइए, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर बोल देंगे आप ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये E1 है, सॉरी। यहां बताइए E2 स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 1 अपॉन E2 स्क्वायर, पलट दो इसको, पलटने पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन, ये बात एक ही है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ आपको क्या करना है? दोनों का सम करना है। 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर। देखोगे सम करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या किया? 1 आ गया। तो ये हाइपरबोला के लिए एक कंडीशन बन गई। क्या? अगर एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटीज का स्क्वायर करो, उनका रेसिप्रोकल लो, देन उनका सम करो तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। ये आपके लिए कंसेप्ट बन गया, समझ लीजिए ध्यान से। ओके, तो अब आप देखेंगे ज्यादातर आपको एनसीईआरटी में तो जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इस टाइप के ही मिलेंगे कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी किसके लिए? हाइपरबोला के लिए। उसकी फोकस दे रखी होगी, वर्टिसेस दिए हुए होंगे या एसेंट्रिसिटी दे रखी होगी। कोई भी डेटा दे करके आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का टारगेट होगा। वैल्यू पुट कर देंगे, हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन में जहां प्लस आता है वहां हाइपरबोला की इक्वेशन में माइनस आता है। एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको इक्वेशन दे करके बाकी सारी बातें पूछ लेता है, एसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, सारी चीजें। ठीक है, तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कई दिनों से जो एक ही टॉपिक लैंग्वेज से अब आपका थोड़ा पीछा छूटेगा। हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे कुछ दिनों में। उससे पहले 3D का पोर्शन जरूर है थोड़ा सा, वो भी आपको 2-4-5 दिन के अंदर करवा दिया जाएगा। छोटा सा पोर्शन है, मतलब ये मानिए अपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, 10 और 11, ठीक है, वो हमारे एकदम से बहुत अच्छे लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 12 जो 3D का इंट्रोडक्शन है, हालांकि 3D जो है क्लास 12th में है,
3D के इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है, जो वीडियोस मैंने क्लास 12th के लिए बनाए थे इंट्रोडक्शन वाले, वही वीडियोस आपको मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारी वही बातें हैं जो आपकी बुक में हैं, उन्हीं को मैंने 12th वालों को भी करवानी पड़ती है क्योंकि स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो आपको इसके बाद में 3D के कुछ वीडियोज़ आएंगे, शायद मेरे साथ भी मुझे याद आ रहा है 5 या 6 वीडियोज़ हैं, जिनमें सिर्फ बेसिक जो आपकी चैप्टर नंबर जो 12 में दे रखा है वही सारी बातें। 2D को शुरुआती वीडियो देख लेना, उसके बाद में 3D के वीडियो देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। वही सेक्शन फॉर्मूला, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, वही सारी बातें 3D के अंदर होंगी, लेकिन इतना लंबा नहीं होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि बाकी का जो पोर्शन है उसका 12th क्लास में पढ़ना होता है आपने। सिर्फ इंट्रोडक्शन आपके 11th में दे रखा है, जो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। बड़ा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि हम फॉर्मूला बेस्ड होगा, आसानी से हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पहले भी अपने 9th-10th क्लास में भी इंट्रोडक्शन हो चुका होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत आसान टॉपिक है, बस उसको प्रैक्टिस मांगता है। तो प्रैक्टिस हम डेली करेंगे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बुक के क्वेश्चंस करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट होने का मतलब आपकी बहुत जगह पर हेल्प हो जाती है, चाहे वो फिजिक्स में हेल्प हो जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो ट्रिग्नोमेट्री भी हम बहुत ही डीपली करेंगे। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।